केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट केमिकल रिएक्शंस, लेकिन क्या आप जानते हैं कि 90% ऑफ द केमिकल रिएक्शंस रिवर्सिबल नेचर की होती हैं और वो इक्विलिब्रियम के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। तो आखिर क्या होता है इक्विलिब्रियम, आज हम लोग बात करेंगे उसी के बारे में। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं कि आपका नेट का सिलेबस क्या है और क्यों आप इस चैप्टर को पढ़ते हो, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। सो दिस विल बी द इंट्रोडक्शन लेक्चर ऑफ योर चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। Hey guys, this is RJ and welcome to RJ Academy. So this is lecture number 1 of chemical equilibrium. I hope कि आप लोग पहले जुड़ चुके हो RJ Academy के साथ, लेकिन अगर आप नए आए हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि हम इस चैनल के ऊपर टारगेट करते हैं CSIR नेट और गेट एग्जाम। तो आज मैं बात करूँगा कि आखिर नेट एग्जाम के अंदर आपके पास किस किस पार्ट से क्वेश्चंस आते हैं, आपका सिलेबस क्या है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आखिर आप इस चैप्टर को पढ़ते क्यों हो, कितने मार्क्स का आएगा वो आपको बताऊंगा, किस तरीके से आपको पढ़ना है, क्या हमारा सीक्वेंस रहने वाला है, उसके बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखी हुई आज की हेडिंग, दैट इज इक्विलिब्रियम। और मैं हर चैप्टर में आपको पहले बताता हूं कि आखिर आप इस चैप्टर को क्यों पढ़ते हो, व्हाई वी स्टडी इक्विलिब्रियम, हम बात करने वाले हैं आज। और आखिर आपका इसका सिलेबस क्या है। जितने भी चैप्टर्स आपको देखने को मिलेंगे आरजे एकेडमी के ऊपर, उन सब चैप्टर को मैंने इसी पार्ट से स्टार्ट किया है कि आखिर आपका सिलेबस क्या है और आप पढ़ते क्यों। अगर फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज चैनल को विजिट करना। आपको आरजे एकेडमी के प्ले सेक्शन के अंदर बहुत सारी प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी, तो जो भी चैप्टर आपको पढ़ना है आप वहां से उस चैप्टर को पढ़ सकते हो। कुछ चैप्टर्स का ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, कुछ चैप्टर्स रनिंग के अंदर है, लेकिन जो चैप्टर्स रनिंग के अंदर है उनको भी हम लोग जल्दी ही खत्म करेंगे। तो आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अभी चल रहा है ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के आपके ऑलरेडी 13 लेक्चर्स हो चुके हैं, लेकिन आगे बढ़ने के लिए मुझे थोड़ा सा पार्ट की जरूरत पड़ेगी, दैट इज फ्रॉम आयनिक इक्विलिब्रियम। और उसको पढ़ने के लिए आपको जरूरत पड़ने वाली है केमिकल इक्विलिब्रियम की। तो हम लोग बिल्कुल बेसिक स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने क्लास 11-12 के अंदर पढ़ा है इक्विलिब्रियम तो आपको काफी सारी चीजें बिल्कुल सेम लगेगी, लेकिन जो आपके पास लेवल ऑफ क्वेश्चंस आता है आपके पास नेट के अंदर, वो लेवल थोड़ा सा ज्यादा होने वाला है। जेई मेंस और जेई एडवांस है। हालांकि आप लोग सब कुछ पढ़ के आ चुके हो, है ना, पढ़ना में वही है, लेकिन जो क्वेश्चंस के अंदर हम किस तरीके से कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करते हैं, दैट विल बी अ न्यू थिंग फॉर यू। तो हम लोग यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी करने वाले हैं, साथ में जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर आ सकते हैं उन क्वेश्चंस को भी हम इस पूरे कोर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर आपका सिलेबस क्या होने वाला है। और अगर आपने ऑफिशियल सिलेबस देखा होगा CSIR नेट का, तो CSIR नेट के जो ऑफिशियल सिलेबस आपके पास है वहां पर फिजिकल केमिस्ट्री आपके पास टोटल 13 यूनिट्स है और इक्विलिब्रियम को यहाँ पर कहीं पर भी अलग से मेंशन नहीं किया हुआ है। लेकिन अलग से मेंशन नहीं किया है, लेकिन अगर आप देखोगे वहां पर थर्मोडायनामिक्स को, तो थर्मोडायनामिक्स के सिलेबस में साफ साफ लिखा हुआ है ली चैटलियर प्रिंसिपल, है ना, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ फेज ट्रांजिशन, फेज इक्विलिब्रिया एंड फेज रूल। यानी कि आपको यहां पर पढ़ना पड़ेगा अपने ली चैटलियर प्रिंसिपल को। जो आपके पास कहां पर आता है, ये आपके पास आता है केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर। तो थर्मोडायनामिक्स के अंदर ही आपके पास सिर्फ एक वर्ड लिखा हुआ है और ये वर्ड अपने आप में पूरे चैप्टर को ही रिप्रेजेंट करता है और पूरे चैप्टर के अंदर से कहीं से भी आपके पास क्वेश्चंस आ सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी आए भी हैं इस चैप्टर के ऊपर से, वो क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, लेकिन उनको समझने के लिए, उस क्वेश्चन को करने के लिए आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करने पड़ेंगे, जिसके लिए मैं कुछ थ्योरी क्लासेस आपको दूंगा, साथ साथ हम लोग क्वेश्चंस भी करते रहेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम लोग साथ साथ इसी कोर्स के अंदर कर देंगे। अब रही बात आपके पास यहाँ पर फेज ट्रांजिशन की, फेज इक्विलिब्रिया की, तो ये पार्ट मैंने ऑलरेडी कवर कराया है थर्मोडायनामिक्स के अंदर। आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाकर देख लो, मैं यहाँ पर आई बटन दे दूंगा, यहाँ पर क्लिक कर भी आप सीधा डाइवर्ट हो सकते हो थर्मोडायनामिक्स की प्लेलिस्ट के ऊपर, लेकिन पहले इस लेक्चर को देख लेना, उसके बाद आप लोग वहां पर जाना। साथ में बच गया आपके पास यहाँ पर क्या, फेज रूल, तो इसको भी मैं यहाँ पर कवर कर लूंगा इक्विलिब्रियम के अंदर ही, तो डोंट वरी, सारा सिलेबस आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। एंड उसके बाद आपके पास जो इक्विलिब्रियम है वो बेसिकली आप लोग वाकई वो इस चैप्टर से आप लोग पढ़कर आए क्लास 11-12 के अंदर कि आपके पास दो टाइप के होते हैं इक्विलिब्रियम, एक होता है केमिकल, एक होता है आयनिक, राइट। तो आयनिक इक्विलिब्रियम भी आपके सिलेबस के अंदर अलग से मेंशन नहीं है, लेकिन अगर आप वहां पर चेक करोगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सिलेबस को, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सिलेबस के अंदर आपको यहां पर गिवन है नर्ट्स इक्वेशन, रिडोक्स रिएक्शन, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, डिवाई-हक्कल थ्योरी, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, कोलराश लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। तो ये सारा पार्ट हम कहां कवर करेंगे भाई, ये हम लोग सारा कवर करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर ही। लेकिन जो आगे लिखा हुआ है दैट इज आयनिक इक्विलिब्रिया, सिर्फ एक वर्ड लिखकर छोड़ दिया है, लेकिन ये चैप्टर भी आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा कि किस तरीके से आप लोग पीएच को निकालते हो, चाहे आपके पास वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो, स्ट्रॉन्ग बेस हो, उनका मिक्सचर हो, है ना, आपके पास बफर सॉल्यूशन हो, बफर का पीएच आप कैसे निकालते हो, आपके पास सोल्ट हो, सोल्ट के अंदर आपने कुछ ऐड कर दिया था, आपके पास पीएच में क्या चेंज आएगा। तो वो सारी चीजें हम लोग कवर करने वाले इस कोर्स के अंदर। तो अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो, मान लो जेई मेंस की भी, तो अगर आप जेई मेंस या फिर जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हो, तब भी ये कोर्स आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल होने वाला है। आप इस कोर्स को कंप्लीटली फॉलो कर सकते हो।
अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो नेट एग्जाम की, गेट एग्जाम की, IIT जैम एग्जाम की, तब भी आप इस पूरे कोर्स को अच्छे से फॉलो करना ताकि आपके एग्जाम के अंदर आपकी अच्छे से नंबर आ सके। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर टू अंडरस्टैंड द केमिकल रिएक्शंस, क्योंकि जितनी भी केमिकल रिएक्शंस आप लोग देखते हो केमिस्ट्री के अंदर, उसके अंदर से 90% ऑफ द केमिकल रिएक्शन बस कैसी होती है, इक्विलिब्रियम के अंदर होती है। और अगर ऐसा है तो आखिर ये इक्विलिब्रियम क्या होता है, और जब भी आपके पास कोई केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम के अंदर होती है तो वो किस तरीके से बिहेव करती है, वो सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब इस पूरे कोर्स के अंदर हमारा सीक्वेंस क्या रहेगा, किस चीज को हम लोग पहले पढ़ेंगे, हमारा टॉपिक वाइज सीक्वेंस क्या रहेगा, उसके बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन पहले हम लोग जस्ट एक हल्का सा इंट्रोडक्शन लेते हैं कि आखिर ये इक्विलिब्रियम होता क्या है और हम इस चैप्टर को पढ़ते क्यों हैं। इसी लेक्चर में आपको बताने वाला हूं कि हमारा सीक्वेंस क्या रहेगा, तो उसको जरूर देखना आप लोग, राइट। तो मैंने यहां पर लिखा हुआ है व्हाई वी स्टडी इक्विलिब्रियम, आखिर हम इस चैप्टर को पढ़ते क्यों हैं। सो द केमिकल रिएक्शंस आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट टू विच दे प्रोसीड। आपके पास मान लो कोई भी केमिकल रिएक्शन है, उसके पास क्या होता है, कोई ना कोई रिएक्टेंट होगा, आपका जो रिएक्टेंट है क्या होता है भाई, ये प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होता है। तो कितना अमाउंट आपके रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया है, उसी बेसिस के ऊपर ही आप अपनी केमिकल रिएक्शंस को दो क्लास के अंदर क्लासिफाई कर सकते हो। पहले आपके पास क्या होती है, पहले आपके पास होती है रिवर्सिबल रिएक्शन, एंड सेकंड आपके पास क्या होती है, यहाँ पर इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है। हम समझ रहे हैं कि आखिर आप चैप्टर को क्यों पढ़ते हो, तो आप यहाँ पर देख चुके हो कि मोस्टली जो आपके पास रिएक्शंस होती है वो आपके पास इसी टाइप की होगी जिसके अंदर आपके पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा। तो इस वर्ड को समझना बहुत जरूरी है कि इस टाइप का इक्विलिब्रियम होता है और कैसे ये बिहेव करता है, उसके बारे में आपको कंसेप्चुअल नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप लोग नेट और गेट के क्वेश्चंस को अप्रोच कर पाओगे, राइट। तो पहले हम लोग बात करते हैं कि आखिर रिवर्सिबल रिएक्शन आपके पास क्या होती है। सो दीज आर द केमिकल रिएक्शंस इन विच द एंटायर अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इज नॉट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, एंटायर अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इज नॉट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। लेट्स से कि आपके पास यहाँ पर आर है, यानी कि रिएक्टेंट है, यहाँ पास क्या प्रोडक्ट है। अगर आपके पास इनिशियल, मैं मान लेता हूँ, ज्यूम कर लेता हूँ, आपके पास यहाँ पर क्या है 10 मोल रिएक्टेंट है, तो ऐसा नहीं होगा आपके पास कि आपके पास सारा के सारा जो अमाउंट है वो क्या हो जाए, पास प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाए। कुछ अमाउंट ही कन्वर्ट होगा और कुछ अमाउंट के बाद आपको देखने को मिलेगा कि रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का जो भी अमाउंट बना हुआ है, अभी जो भी कॉन्सेंट्रेशन है वो कांस्टेंट हो जाएगी कुछ टाइम के बाद। इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे जब हम लोग इस चैप्टर को अच्छे से स्टार्ट करेंगे। अभी बस मैं आपको एक बेसिक सा ओवरव्यू दे रहा हूं। सो देयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स बेस्ड ऑन रिवर्सिबल रिएक्शन, दैट इज व्हाट, दैट दीज रिएक्शंस कैन बी स्टार्टेड फ्रॉम ईदर साइड। चाहे आप लोग पहले डालो रिएक्टेंट को, तो कुछ टाइम के बाद रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कांस्टेंट हो जाएगी, एंड या फिर आप डाल दो इनिशियली प्रोडक्ट को, तो ये प्रोडक्ट भी कर लेगा भाई, इसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि इस टाइप की रिएक्शन जो रिवर्सिबल रिएक्शन आपके पास होती है, ये रिएक्शन आपके पास किसी भी साइड से स्टार्ट हो सकती है। चाहे आप डाल दो इनिशियली रिएक्टेंट को, चाहे आप डाल दो प्रोडक्ट को, ये कुछ टाइम के बाद इक्विलिब्रियम के अंदर चली जाएंगी। नाउ दीज रिएक्शंस आर नेवर कंप्लीट, ये कभी भी कंप्लीट नहीं होगी। अगर आप लेट्स से इनिशियल डालो रिएक्टेंट को 10 मोल, तो कभी भी आपके वो 10 मोल जो है वो कभी भी खत्म नहीं होंगे। कुछ टाइम के बाद वो क्या हो जाएगा, पास कांस्टेंट अमाउंट में चला जाएगा। नाउ दिस साइन जो मैंने यहाँ बनाया हुआ है डबल एरो से, दिस साइन रिप्रेजेंट्स द रिवर्सिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन, यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में लगाना पड़ता है, इस टाइप के साइन को लगाना पड़ता है। ये सारी बातें बहुत बेसिक है, आई नो कि आप ये सारी बातें पढ़ चुके हो, लेकिन अगर एक सीक्वेंस में इसको देखेंगे तो आप बाद में इस चीज़ों को कनेक्ट कर पाओगे। आई होप कि ये लेक्चर्स जो मैं स्टार्ट करता हूँ बिल्कुल बेसिक से, ये आपकी हेल्प करते होंगे। तो नीचे मुझे जरूर बताना कमेंट बॉक्स के अंदर कि मैं लेक्चर्स को बिल्कुल बेसिक स्टार्ट करूँ, या फिर हम लोग 11-12 के बाद वाला पोर्शन स्टार्ट करें, या फिर आपको बिल्कुल बेसिक से ही चाहिए। तो जो भी आपको चाहिए वो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ताकि मैं जब नेक्स्ट चैप्टर्स को स्टार्ट करूँ तो मैं उस चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखूँ, राइट। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है दैट दीज रिएक्शंस अटेन इक्विलिब्रियम एंड ऑल द टाइम्स रिएक्शन मिक्सचर कंटेन्स बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मोलिक्यूल्स। व्हेन रिएक्शन अटेन इक्विलिब्रियम द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बिकम कांस्टेंट। रिएक्टेंट की भी और प्रोडक्ट की भी जो आपके पास होगी कॉन्सेंट्रेशन, वो कांस्टेंट हो जाएगी कुछ टाइम के बाद। और मैंने अलग से मेंशन किया है नॉट सेम नेसेसरली, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके पास जो रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट है दोनों की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रहने के साथ साथ सेम भी हो जाए। इसका मतलब समझना आप लोग, वो सेम हो भी सकती है, लेकिन मोस्टली क्या होती है, वो सेम नहीं होती है। तो आपको यहाँ बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, जैसे कि पहले मैंने लिखा हुआ है न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन एसिड एंड बेस, ईदर वन और बोथ आर वीक। इन दोनों में से एक का वीक होना बहुत जरूरी है। दोनों भी वीक हो सकते हैं, लेकिन इनमें से एक वीक हुआ तो आपके पास जो केमिकल रिएक्शन के बीच में होने वाली है दैट विल बी ऑफ रिवर्सिबल नेचर। अगर मैं बात करूंगा यहाँ पर एसिडिक एसिड की, और मैं यहाँ पर लेकर चलूंगा लेट से सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पास ये क्या होता है, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, यहाँ पास क्या है, एक वीक एसिड है। तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जो रिएक्शन आपके पास देखने को मिलेगी, दिस विल बी अ रिवर्सिबल रिएक्शन। आपके पास यहाँ पर इस टाइप की रिएक्शन होती है। आई होप कि रिएक्शन आपको
पता हो, बट मेरा यहाँ पर मेन फोकस क्या है कि आपस कैसी होती है, ये रिवर्सिबल नेचर की होती है। तो अगर आप लोग चेक करोगे न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस, और अगर आपके पास एसिड और बेस में से कोई भी एक वीक रहा, दोनों भी वीक हो सकते हैं, अगर कोई एक भी वीक रहा तब भी आपको देखने को मिलता है एक आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी रिवर्सिबल रिएक्शन। उसके बाद नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है सोल्ट हाइड्रोलिसिस, यहाँ पर मैंने कोई सोल्ट लिया हुआ है, अगर मैं इसको रिएक्ट कराऊंगा पानी के साथ बस क्या बनती है, एक रिवर्सिबल रिएक्शन बनती है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है थर्मल डिकम्पोजिशन, अगर आपके पास PCl5 का मैं डिकम्पोजिशन कराऊंगा बस क्या बनेगा भाई, PCl3 गैस प्लस Cl2, और ये रिएक्शन मेरे पास कैसी होती है भाई, दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शंस। कुछ एग्जांपल और हैं जैसे कि एस्टरिफिकेशन, इसमें आप लोग क्या लेकर चलते हो भाई, एक एसिड लेकर चलते हो, एल्कोहल लेकर चलते बस क्या बन जाता है, यहाँ पर एस्टर की फॉर्मेशन हो जाती है, या आप क्लास 12 के अंदर पढ़ते हो, तो दिस इज ऑल्सो व्हाट, दिस इज ऑल्सो अ रिवर्सिबल रिएक्शन। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है इवेपोरेशन ऑफ वाटर इन ए क्लोज्ड वेसल, अगर मैं एक क्लोज्ड वेसल के अंदर पानी का इवेपोरेशन देखूंगा तो जो वेपर बनेंगे वो वापस से लिक्विड फॉर्म के अंदर भी जाते हैं, यानी कि इवेपोरेशन भी होता है और कंडेंसेशन भी होता है। तो H2 आपके पास लिक्विड फॉर्म के अंदर और आपके पास यहाँ पर होगा वेपर फॉर्म के अंदर, दिस विल बी इन इक्विलिब्रियम, यानी आपके पास क्या होती है, एक रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। तो सारे पॉइंट्स को प्लीज आप लोग ध्यान से पढ़ना, इन सब पॉइंट्स का मैं बाद में कहीं ना कहीं जाकर इस कोर्स के अंदर यूज करूंगा, अभी जस्ट मैं आपको एक बेसिक ओवरव्यू दे रहा हूं, बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल बेसिक से। आई होप कि आपको सब कुछ यहाँ पर समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्लास मेरे पास यहाँ पर क्या है, इरिवर्सिबल रिएक्शन की है। सो दीज आर द रिएक्शंस इन विच एंटायर अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। अगर मैं यहाँ पर लेकर जाऊँ कोई रिएक्टेंट, तो अगर यहाँ पास मान लो स्टार्टिंग के अंदर 10 मोल्स हैं, तो ये 10 की 10 मोल क्या करेगा, आपके पास प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और ये लास्ट में बस क्या बचेगा भाई, 0 बचेगा, ये पूरा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यानी कि इस टाइप की रिएक्शन कंप्लीटली आपके पास अकर हो जाती है, आपका जो भी रिएक्टेंट होगा वो सारा कहां पर चला जाएगा, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इरिवर्सिबल रिएक्शंस आर दैट दीज रिएक्शंस प्रोसीड ओनली इन वन डायरेक्शन, ये सिर्फ और सिर्फ कहां पर जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर ही मूव करती है। अगर आपके पास यहाँ पर स्टार्टिंग में रिएक्टेंट होगा तो क्या करेगा, ये प्रोडक्ट के अंदर ही कन्वर्ट होगा, आपको यहाँ पर बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगी। इस चीज के ऊपर यहाँ पर आप प्लीज ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट है दैट दीज रिएक्शंस कैन प्रोसीड टू कंप्लीशन एंड रिएक्टेंट इज कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। आई होप कि आप ये पॉइंट समझ गए होंगे कि ये जो रिएक्शन है वो कंप्लीटली आपके पास कंप्लीट हो जाती है और आपका जो रिएक्टेंट है वो कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाएगा अपने प्रोडक्ट के अंदर। उसके बाद दिस एरो, ये मैंने बनाया हुआ है यहाँ पर सिंगल एरो के साथ एरो बनाया हुआ है, इज प्लेस्ड बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। आपके पास यहाँ पर जो रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट है इनके बीच में आपको इस टाइप का एरो लगाना पड़ता है, जो कि सिर्फ सिंगल हेडेड है, इसको आप लगाते हो टू रिप्रेजेंट इरिवर्सिबल रिएक्शंस। नाउ दीज रिएक्शंस नेवर अटेन इक्विलिब्रियम, इस टाइप के रिएक्शंस कभी भी इक्विलिब्रियम को अटेन नहीं करेंगी, और नहीं करेंगी तो हम इसको पढ़ेंगे भी नहीं। हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ेंगे वो रिएक्शन जो कैसी होती है आपके पास इक्विलिब्रियम के अंदर होती है, चाहे वो केमिकल हो चाहे आपके पास वो कैसी हो आयनिक हो, हमें सिर्फ उसके ऊपर यहाँ पर फोकस रखना है। कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं तो आप लोग देख चुके हो कि अगर आप लोग चेक करोगे न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस, अगर उनमें से कोई भी एक वीक रहा है, दोनों वीक रहे, तो वो कैसी रिएक्शन देते हैं आपको पास, वो देते हैं आपको रिवर्सिबल रिएक्शन। लेकिन अगर आपके पास दोनों स्ट्रॉन्ग रहते हैं तो उस केस में क्या देखने को मिलेगा, एक आपको देखने को मिलेगा इरिवर्सिबल रिएक्शन। यहाँ मैंने लिया हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaCl, यहाँ पास क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, और यहाँ पास यहाँ पर क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। सो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बीच में जो रिएक्शन हो दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी इरिवर्सिबल टाइप ऑफ रिएक्शंस, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अगर मैं यहाँ पर लेकर चलूंगा AgNO3 एक्वस और NaCl एक्वस, तो बस क्या बनेगा यहाँ पर AgCl सॉलिड प्लस NaNO3, और ये जो आपके पास यहाँ पर साइन है रिप्रेजेंट करता है प्रेसिपिटेट को, है ना। आई होप कि आपको पता हो, बट ये साइन यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करता है, प्रेसिपिटेट को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है थर्मल डिकम्पोजिशन भी। अब थर्मल डिकम्पोजिशन आपके पास रिवर्सिबल भी हो सकता है और इरिवर्सिबल, दोनों ही हो सकते हैं, डिपेंड करता है आपके पास कि सब्सटेंस क्या हो। अगर मैं कैल्शियम कार्बोनेट का करूंगा थर्मल डिकम्पोजिशन, बस क्या बनेगा भाई, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस। अगर मैं इस रिएक्शन को ओपन वेसल के अंदर करवाऊंगा तो बस क्या होगा भाई, ये CO2 बनेगा और एटमॉस्फेयर क्या हो जाएगा भाई, उड़ जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसी रिएक्शन को करवा देता हूँ क्लोज वेसल के अंदर, तो उस केस में क्या होगा भाई, ये CO2 बनेगा, उड़ने की कोशिश करेगा, लेकिन आपके पास क्या है, कंटेनर क्लोज है, वापस से आ जाएगा। तो ये टाइप रिएक्शन पास क्या हो सकती है, फिर इरिवर्सिबल भी हो सकती है। मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, हाउएवर इफ द अबव रिएक्शन इज कैरिड आउट इन ए क्लोज कंटेनर दैट इज लीविंग नो स्कोप फॉर गैस टू एस्केप आउट, द अबव रिएक्शन शोज रिवर्सिबल नेचर। तो कुछ रिएक्शंस आपके पास रिवर्सिबल भी होती हैं और इरिवर्सिबल भी होती हैं, आपकी एक्सटर्नल कंडीशंस के ऊपर भी चीजें जो हैं वो डिपेंड कर सकती हैं, राइट। तो बस एक बेसिक सा ओवरव्यू है, आई होप कि आपको ये बातें सारी समझ में आ रही होगी। एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कंबशन रिएक्शंस को आप लोग पढ़ते भी हो कि अगर मैं हाइड्रोकार्बन को O2 की प्रेजेंस के अंदर बर्न कर, बस क्या बन जाएगा भाई, CO2 और H2O बनता है। ये ऐसा पास क्या होती है भाई, इरिवर्सिबल ही होती है, तो सबको पता ही होता है। आप क्या लगाते हो भाई, सिंगल एरो ही लगाते हो। तो कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हैं यहाँ पर रिवर्सिबल के और इरिवर्सिबल के। आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम
पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ वही रिएक्शन हमारे पास कैसी होती है, रिवर्सिबल होती है, यानी कि कुछ टाइम पर क्या कर लेंगी, वो इक्विलिब्रियम को अटेन कर लेंगी। तो आखिर ये क्या होता है भाई इक्विलिब्रियम, कुछ मेजर बातें मैंने यहाँ पर लिखी हुई, फिर आपको बताऊंगा कि किस सीक्वेंस के अंदर हम इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है दैट इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम सिस्टम लूजेज इट्स टेंडेंसी फॉर अ चेंज एंड ऑल द प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड। यानी कि जैसे ही आपके पास कोई भी केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम के अंदर जाएगी तो सिस्टम है वो लॉस कर देगा अपनी टेंडेंसी को किसी भी टाइप के चेंज को दिखाने के लिए, चाहे वो प्रेशर के अंदर हो, चाहे वो टेम्परेचर के अंदर हो, उसका कंपोजिशन के अंदर हो, एंड बिकम कांस्टेंट एंड डू नॉट वेरी विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुलेशन। यानी कि अगर आपके पास कोई भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, अगर वो चली जाती है इक्विलिब्रियम के अंदर, तो उस टाइम के बाद ना तो उसका टेम्परेचर बदलेगा, ना बदलेगा प्रेशर, ना जितनी भी स्पीशीज आपके पास वहां पर है, ना बदलेगा उनका कॉम्पोजिशन, कुछ भी नहीं बदलेगा अगर आप बाहर से कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर रहे हो। अगर आपने बाहर से छेड़छाड़ कर दी तो उसके अंदर ही क्या इफेक्ट आता है, उसका क्या इफेक्ट बढ़ता है, वही आप लोग कहां पढ़ते हो भाई, वही आप लोग पढ़ते हो ली चाइल्ड प्रिंसिपल के अंदर, जो आपके सिलेबस के अंदर एज सच मेंशन है। तो उसके ऊपर फोकस भी रहेगा, लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले कुछ मेजर बातें भी आपके साथ मुझे यहां पर शेयर करनी है। राइट, नेक्स्ट पॉइंट यहां पर मैं लिखा हुआ है दैट ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ प्रोसेस इन विच स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड इट मे बी ऑफ टू टाइप्स। अब ये भी आपके पास फर्दर दो टाइप के हो सकते हैं। दोनों टाइप के बीच में डिफरेंस क्या है उसको समझने की कोशिश करना। हम इसके अंदर से अभी स्टार्ट करेंगे एक टाइप को, और दूसरा टाइप मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं थर्मो के अंदर। तो बेसिकली आपके पास जो इक्विलिब्रियम होता है दो टाइप के होते हैं। कैसे होता है भाई, एक होगा फिजिकल इक्विलिब्रियम और एक आपके पास क्या होता है भाई, एक आपके पास होता है केमिकल इक्विलिब्रियम। इसमें डिफरेंस क्या है कि जो आपके पास यहां पर है फिजिकल इक्विलिब्रियम, इसके आपके पास क्या होता है, इक्विलिब्रियम इज इन फिजिकल प्रोसेस। यानी कि अगर मैं बात करूं कि आपके पास मान लो बर्फ है, बर्फ आपके पास क्या होगी भाई, सॉलिड फॉर्म के अंदर होगी। अगर मैं उस बर्फ को रूम टेम्परेचर पर रखूंगा, क्या होगा भाई, ये पानी के अंदर मेल्ट हो जाएगी। तो कुछ टाइम तक क्या होने वाले इनके बीच में भाई, इक्विलिब्रियम रहता है। राइट, इनके बीच में क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम रहेगा। और जहां पर आप इनके फेजेस को डिफरेंशियली आराम से आंखों से देख सकते हो, इस टाइप के इक्विलिब्रियम को क्या बोलता हूं भाई मैं, कि फिजिकल चेंज आपको देखने को मिल रहा है, एक फिजिकल प्रोसेस आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इसे आप लोग कहां पढ़ते हो, इसे आप लोग पढ़ते हो फेज इक्विलिब्रिया के अंदर। वहां पर आप लोग पढ़ते हो H2O का फेज डायग्राम क्या है, CO2 का फेज डायग्राम क्या है, इनमें डिफरेंसेस क्या होते हैं, वेपर प्रेशर क्या होता है, वेपर प्रेशर लिक्विड क्या है, वेपर प्रेशर सॉलिड क्या है, ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, और ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं थर्मोडायनामिक्स के अंदर। बस आपने वो लेक्चर्स देखे हैं, अगर आपने देखे हैं तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं किन चीजों की बात कर रहा हूं। आप यहां पढ़ते हो क्लैपेरॉन इक्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं। फिर आप लोग पढ़ते हो क्लोजस्ट क्लैपेरॉन इक्वेशन को भी, वो भी इंपॉर्टेंट है। ये सब हम लोग कवर कर चुके हैं। तो अगर आपने लेक्चर्स नहीं देखे हैं, प्लीज मैं दोबारा बोल रहा हूं, उन लेक्चर्स को जाकर देख लेना, क्योंकि इस वाले पार्ट की भी हमें कहीं ना कहीं जरूरत पड़ने वाली है आगे जाकर इन केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम। तो एग्जाम में यहाँ पर लिखा हुआ है H2O लिक्विड टू H2O गैस, और कुछ जो आपके पास होता है सॉल्वेशन। मान लो आपके पास क्या है, पानी का बीकर है ना, इसमें पानी भरा हुआ है। अगर मैं इसमें क्या डाल दूंगा, इसमें डाल दूंगा मैं NaCl। तो जैसे मैं डालूंगा इसके अंदर NaCl, तो क्या होगा भाई, इसमें डिजोल्व हो जाएगा। आपको पता है कि NaCl क्या होता है, पानी में डिजोल्व हो जाता है। लेकिन कुछ अमाउंट तक ही होगा। लेट्स से कि मैंने डाली 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच, 4 चम्मच, डिजोल्व हो गया। लेकिन अब उसके बाद डिजोल्व नहीं हो रहा है। तो अगर मैं उसके बाद भी इसके अंदर एडिशन करूंगा तो क्या करेगा भाई, वो हो जाएगा, नीचे जाकर सेटल डाउन हो जाएगा। और उसके बाद आपको जो पानी के अंदर आपको देखने को मिलेगा Na+ और Cl नेगेटिव। भाई अगर मैं बीकर के अंदर डाल दूंगा NaCl को, तो वो क्या करेगा भाई, अपने आयंस में ब्रेक हो जाएगा। Na+ कैटाइन मिलेगा, Cl नेगेटिव मिलेगा, Na+ मिलेगा, और ऐसे आपको क्या देखने को मिलेंगे भाई, बहुत सारे कैटाइन और बहुत सारे आयंस। लेकिन अगर मैं अभी इसके अंदर और भी ज्यादा NaCl डाल दूं, वो आपके पास सॉलिड फॉर्म में क्या हो जाएगा, नीचे डिपोजिट होने लग जाएगा। तो आप पास यहाँ पर क्या होने वाला, पास यहाँ पर होगा NaCl सॉलिड फॉर्म के अंदर, आप पास यहाँ पर क्या होगा, NaCl एक्वस फॉर्म के अंदर। अब रिएक्शन यहाँ पर रुक नहीं जाती है। तो आपके पास जहाँ पर सॉलिड फेज के अंदर है, इसमें से लेट्स से कि एक मॉलिक्यूल NaCl का ब्रेक होगा, कहां पर जाएगा, वो आयंस के अंदर चला जाएगा Na+ और Cl नेगेटिव में। अब जैसे ये ब्रेक होगा, बस क्या हो जाएगा, यहाँ पे बहुत क्राउडेड हो जाएगा। तो इसमें से एक Na+ और Cl नेगेटिव क्या हो जाएगा, बस वापस से जुड़ के क्या बन जाएगा, वो सॉलिड के अंदर चला जाएगा। तो आपको यहाँ पर NaCl सॉलिड के अंदर और आपको यहाँ पर NaCl एक्वस के अंदर एक इक्विलिब्रियम देखने को मिलेगा। वही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर मैं NaCl को एक्सेस अमाउंट के अंदर डाल दूंगा पानी के अंदर, तो आपको देखने को मिलेगा इक्विलिब्रिया बिटवीन NaCl सॉलिड एंड NaCl एक्वस। आई होप कि ये वाला पॉइंट भी आपको यहाँ पर समझ में आ गया हो। बाकी इस पॉइंट के बारे में बात करने वाले हम आगे जाकर आयनिक इक्विलिब्रिया के अंदर भी, तो वहां पर जाकर आपका जो डाउट है ये भी क्लियर हो जाएगा कि आखिर समझ अगर आपको नहीं आया है तो आगे जाकर आपको वो भी जो है वो क्लियर हो जाएगा। अब फोकस करते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, दैट इज सेकेंड टाइप, दैट इज केमिकल इक्विलिब्रियम। तो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा भाई, इक्विलिब्रियम इन केमिकल प्रोसेस। यानी कि आपके पास यहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन होगी, ऑफ कोर्स वो कैसे होगी, रिवर्सिबल होगी, और उसमें आपस क्या हो जाएगा भाई, कुछ टाइम के बाद इक्विलिब्रियम वहां पर अटेन हो जाएगा।
जाएगा। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है H2 गैस, Cl2 गैस, यहाँ पे मैंने लिखा है 2HCl गैस। तो आपके पास यहाँ पर क्या है भैया, अलग अलग कंपाउंड्स हैं, अलग अलग स्पीशीज है, इनके बीच में आपको क्या देखने को मिल रहा है, एक इक्विलिब्रियम देखने को मिल रहा है। इस टाइप के इक्विलिब्रियम को क्या बोलने वाला हूँ, केमिकल इक्विलिब्रियम बोलूंगा। और अगर आपके पास यहाँ पर इनमें से कोई भी स्पीशीज आयंस की फॉर्म में अगर आपको देखने को मिल जाए तो उसके बीच में जो मेरे पास इक्विलिब्रियम उसमें क्या बोलूंगा, आयनिक इक्विलिब्रिया बोलूंगा। बस यही आपके पास डिफरेंस होता है केमिकल के बीच में और आयनिक के बीच में। आई होप कि आखिर इक्विलिब्रिया क्या होता है उसके बारे में एक बेसिक मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया वो आपको समझ में आया होगा। हम पहुंच गए हैं केमिकल इक्विलिब्रिया तक, तो ये हमारा मेन टॉपिक होने वाला है। इसको हम लोग कवर करेंगे और कैसे कवर करेंगे वो सीक्वेंस भी आपके साथ मैं शेयर कर देता हूं अभी कि हम इसको कैसे पढ़ने वाले हैं। सो हाउ वी विल कवर दिस केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर इन दिस पर्टिकुलर कोर्स। सबसे पहले बात करेंगे कि आखिर इसका इंट्रोडक्शन कि आखिर ये होता क्या है। जो आप एक वर्ड यूज करते हो डायनामिक इक्विलिब्रिया, उसका मतलब क्या है वो भी हम लोग सीखने वाले हैं। फिर हम लोग पढ़ेंगे कि इसकी आखिरकार आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं। फिर हम पढ़ेंगे इसका वेरिएशन ऑफ रेट वर्सेस टाइम, और देखेंगे वेरिएशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम। इनके कुछ प्लॉट बनाएंगे हम लोग, उन प्लॉट को भी याद करेंगे। यहां से भी क्वेश्चंस आए हैं आपके एग्जाम के अंदर, राइट, वेरिएशन ऑफ रेट वर्सेस टाइम से और वेरिएशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम से। तो इसको भी प्लीज आप लोग ध्यान से पढ़ना। फिर हम पढ़ेंगे आपस क्या हो सकते हैं, कितने टाइप के केमिकल इक्विलिब्रिया होते हैं, होमोजीनियस होता है, हेटेरोजीनियस होता है, उनके बारे में बात करेंगे हम लोग। फिर हम बात करेंगे अगर पास कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिव मास क्या है। बहुत सारे लोगों को पता है कि अगर आपके पास कोई एक केमिकल रिएक्शन है इक्विलिब्रियम के अंदर है और अगर वहां पर आपके पास कोई भी सॉलिड स्पीशीज है या फिर लिक्विड स्पीशीज है तो के इक्विलिब्रियम को लिखते वक्त मैं वहां पर सॉलिड की और लिक्विड की कॉन्सेंट्रेशन को मैं लिखता नहीं हूं, उसको मैं रिप्रेजेंटेशन के अंदर इंक्लूड नहीं करता। तो क्यों नहीं करते हो वो हम सीखेंगे इस कॉन्सेप्ट के अंदर, कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिव मास। फिर हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन। फिर हम बात करने वाले कि आपके पास कितने टाइप के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होते हैं। आपके पास यहां पर हो सकता है केपी भी, केसी भी, केएक्स भी, इनके बीच में रिलेशन क्या है वो बताऊंगा आपको मैं। डेरिवेशन हम लोग करेंगे और फिर पढ़ेंगे कुछ फीचर्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कि आखिर इसके फीचर क्या क्या हो सकते हैं। अगर मैं दो रिएक्शन को ऐड कर दूंगा, किसी को उससे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आपके पास केपी के ऊपर, केसी के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो हम लोग बात करेंगे। और फिर हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर आपके पास इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एप्लीकेशन क्या क्या होती है और किस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। फॉर एन एग्जांपल, अगर आपके पास कोई रिएक्शन यहां पर हो रही है, ए प्लस का बी विल गिव यू 2C प्लस का डी, तो अगर मैं आपको इनिशियली ये और ये दे दूंगा तो आपके पास इक्विलिब्रियम के ऊपर इनकी इसके उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी उसको मैं कैसे कैलकुलेट करता हूं स्टेप वाइज आपको बताऊंगा। अगर आपने उन स्टेप्स को फॉलो किया तो कोई भी क्वेश्चन हो आपका गलत नहीं होगा। तो उन स्टेप की हम लोग बात करने वाले हैं इस वाले पॉइंट के ऊपर जाकर। और फिर हम लोग पढ़ेंगे एंड के अंदर ली चैटलियर प्रिंसिपल कि जैसे कि अगर आपके पास कोई भी रिएक्शन इक्विलिब्रिया के अंदर है, अगर मैं यहां पर बाहर से कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करता हूं तो इस पूरे सिस्टम का आपके पास जो टेम्परेचर है, जो प्रेशर, जो कंपोजिशन है वो क्या रहेगा भाई, आपके पास कांस्टेंट रहेगा। लेकिन अगर मैंने बाहर से छेड़छाड़ कर दी तो इसके टेम्परेचर के ऊपर, इसके प्रेशर के ऊपर और मेनली इसकी कंपोजिशन के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है वही हम लोग पढ़ेंगे इस प्रिंसिपल के अंदर, जो कि आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि यहां से आपके पास काफी सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी आ चुके हैं। तो आज का जो लेक्चर आपके पास ये है बहुत छोटा सा लेक्चर आपके लिए रहा था ये वाला, और इसके हम जस्ट बात किया कि आखिर इंट्रोडक्शन क्या है, किस तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं और आपका सिलेबस क्या है, कितने मार्क्स का आता है। तो यहां से कभी कभी ऐसा भी होता है भाई क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन अगर आएगा तो 4 मार्क्स का भी आ जाएगा, है ना, और 2 मार्क्स का भी आ जाएगा। यानी कि हर 2 साल में तो आपको इस टॉपिक के ऊपर से क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है। लेकिन अब मैं फिर बोलूंगा आपको यहां पर इस टॉपिक को मार्क्स के लिए मत पढ़ो, इस टॉपिक को केमिस्ट्री को समझने के लिए पढ़ो। अगर आपने टॉपिक समझ लिया तो आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी, थर्मो भी आपको समझ में अच्छे से आने लग जाएगा, है ना, फेज इक्विलिब्रियम आपको समझ में आएगा। तो कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिससे आपके पास केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स मजबूत होते हैं, उनमें से एक टॉपिक आपके पास यही है। तो इसको भी प्लीज उतने ही फोकस से पढ़ना जितने फोकस से आप लोग क्वांटम को पढ़ते हो, थर्मो को पढ़ते हो, स्पेक्ट्रा को पढ़ते हो। हल्के में आपको इस चैप्टर को बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो कल हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रिया, जहां मैं आपको समझाऊंगा कि आखिर आपके पास जो इक्विलिब्रिया है ये डायनामिक नेचर का होता है और इस डायनामिक का मतलब क्या है। फिर हम लोग चलेंगे आगे, इन पॉइंट वाइज को हम लोग कवर करते हुए जाएंगे एंड जल्दी से खत्म करके हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आयनिक इक्विलिब्रिया एंड देन हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को भी कंप्लीट करेंगे। तो आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा, लेक्चर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, आपको शेयर करना अपने फ्रेंड के साथ। और अगर आप लोग चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, और सब्सक्राइब करते हुए आपको बेल आइकन को भी प्रेस करना है ताकि नोटिफिकेशन भी आप तक टाइमली पहुंचती रहे। आपसे मिलूंगा मैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।